नमस्कार बच्चों। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों या उदारवादियों की भूमिका के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहले वीडियो में इस विषय पर बने अपने पहले वीडियो में मैं आपके साथ उदारवादियों का परिचय, उनकी प्रमुख मांगें और उद्देश्य आदि शेयर कर चुकी हूँ। आज हम उदारवादियों की नीतियों का मूल्यांकन करेंगे कि उन्होंने क्या तो उनको उपलब्धियां हासिल हुई और किस तरह से उनकी आलोचना की जाती है। तो 1885 से 1905 इस के उदारवादी चरण में जो नरमपंथी लोग थे, उदारवादी लोग थे, उनकी उपलब्धियों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ी जो उनकी उपलब्धि थी वो ये थी कि उन्होंने 1892 में भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करवाया। साथ ही 1886 में एक लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करवाया। आप सभी लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं और आप में से कई सारे बच्चे यूपीएससी और आरपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 1886 में भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया गया भारतीय सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु। हालांकि दोनों से ही लोगों में निराशा आई क्योंकि मूलभूत जो संविधान था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और वो लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनकी क्या एक प्रमुख मांग थी? उनकी प्रमुख मांग थी कि आईसीएस के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लैंड और भारत में एक ही समय में परीक्षा करवाने की मांग उनकी प्रमुख मांग थी। सरकार ने उनके इस अनुरोध पर भारतीय पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया। इसी तरह से धन की निकासी को रोकने के लिए वो प्रयासरत थे कि सेना पर खर्च कम हो, गृह प्रभार, होम चार्जेस मैंने आपको धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी वाले वीडियो में समझाया है कि होम चार्जेस क्या होते हैं। इंग्लैंड में भारत के नाम पर जो भी खर्चे हो रहे थे, वहाँ बैठे कई अधिकारियों की तनख्वाह, वेतन, भत्ते और अन्य कई सारे खर्च जिनकी चर्चा मैंने उस वीडियो में की है, उस गृह व्यय को कम करने की मांग भी ये लोग कर रहे थे। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए वेल्बी कमीशन की नियुक्ति की। ये भी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ों की कई सारी आर्थिक नीतियों को उजागर किया, भारतीय निर्धनता की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और ये लोग मूल रूप से समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया। ये उनकी प्रमुख उपलब्धियां थीं। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, सर दिनशाह एदलजी वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोगों से के साथ हम अगर न्याय करें, भाई अगर हम उनकी भूमिका को सही स्वीकार करें तो ये मानना ही पड़ता है कि ये लोग समकालीन भारतीय समाज के, मतलब उस समय के भारतीय समाज के सबसे प्रगतिवादी तत्व थे और सच्चे देशभक्त थे। वे भारतीय समाज को सुधारने का प्रयत्न करते रहे और इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया। प्रार्थना, याचना, विरोध प्रकट करना, सभी से
राजनैतिक प्रौढ़ता आई, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई और भारत में राष्ट्रीय भावना आगे बढ़ी। इन्होंने उदारवादी दल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है या सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है वह ये है कि इन लोगों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन किया। उन्होंने भारतीय निर्धनता की ओर जनता और शासक वर्ग सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह बतलाया कि यह निर्धनता अंग्रेज़ी औपनिवेशिक शोषण के कारण ही है। दादा भाई नौरोजी दत्त और वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी अंग्रेज़ों का भारत में आर्थिक भूमिका पर दोषारोपण करना था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेज़ों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया और इसी को आधार बनाकर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इनकी अगर हम सीमाओं की या फिर की बात करें या इनका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उग्रवादियों ने, एक्सट्रीमिस्ट ने, जो कि लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हैं, उदारवादियों की भरपूर निंदा की। उन्होंने उदारवादी प्रवृत्तियों को, उदारवादी साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया, पॉलिटिकल मेंडिकेसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। लाला लाजपत राय ने इन्हें अवसरवादी आंदोलन कहा। इन उदारवादी दल वालों के विरुद्ध सबसे बड़ा दोषारोपण था ब्रिटिश क्राउन के प्रति राजभक्ति। हालांकि उदारवादी लोग विश्वास करते थे कि भारत में राष्ट्रीयता के कुछ आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं हैं, अतः वे निकट भविष्य में अंग्रेजी राज्य का कोई विकल्प नहीं सोच सकते थे। वे विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ों के चले जाने से भारतीय राष्ट्रीय हितों की हानि होगी, भारत में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो उनकी आलोचना में की जा सकती है। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में विफल रहे। केवल शिक्षित लोगों का आंदोलन था इस समय। ये विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ही नहीं की उन्होंने, और वे छोटे स्तर पर अपना आंदोलन चला रहे थे, जनशक्ति का भरपूर उपयोग नहीं कर पाए। इसके अलावा उनके जो विचार थे वे इंग्लैंड से प्रेरित और प्रभावित थे। वहाँ की राजनीतिक सोच, पाश्चात्य राजनीतिक सोच से के प्रति वो आकर्षित थे। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी जो है वो समय की मांग थे। भारतीय राष्ट्रवाद अभी नवांकुर के रूप में ही फूटा था। अभी छोटी छोटी कोपल ही बाहर आई थी भारतीय राष्ट्रवाद की। ऐसे में अगर ये कहा जाए, अगर वो जनता में पूरी तरह से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार नहीं हो पाया था, अतः जनता को बिना शिक्षित किए, बिना जनता को के बीच में प्रचार प्रसार किए एक बड़े जन आंदोलन की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर इसी समय वो लोग उग्र साधनों को अपनाते तो बहुत संभव है कि ब्रिटिश प्रशासन नए नए अंकुरित राष्ट्रवाद को तुरंत ही कुचल देता। वस्तुतः इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को भली भांति बोया और इसी कारण वह बहुत ही जल्दी
एक वट वृक्ष के रूप में फला फूला। अगर अब हम इस उदारवाद के चरण में कांग्रेस के प्रति अधिकारी वर्ग के रुख की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस समय नरम रुख अपनाया हुआ था और वो राजभक्त बने हुई थी। तब भी सरकार की ओर से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। आरंभ में सरकारी रुख तटस्थता का था। इसी भावना से प्रेरित होकर लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 के प्रतिनिधियों को एक उद्यान भोज गार्डन पार्टी उनको दी थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यह निमंत्रण कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं अपितु कलकत्ता आए हुए विशिष्ट दर्शकों को है। 1887 में मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के लिए मद्रास में सुविधाएं प्रदान की, लेकिन 1887 के पश्चात सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस ने एक पुस्तिका पैम्पलेट प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था एक तमिल कांग्रेस प्रश्नोत्तरी रूपी शिक्षा। इसमें दो व्यक्तियों के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में तानाशाही राज पद्धति और अन्यत्रवासी भूमिपतियों एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की आलोचना करने पर कांग्रेस का सरकार से खुला विरोध हो गया। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस प्रचार के लिए पर्चे और पैम्पलेट्स छापा करती थी। ऐसा ही एक पैम्पलेट था तमिल कांग्रेस प्रश्नोत्तर रूपी शिक्षा, जिसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और इस बातचीत में तानाशाही राज पद्धति और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की कठोर आलोचना की जाती है। जब ये पुस्तिका प्रसारित होती है, पैम्पलेट को बांटा जाता है, तब जो सरकार है वो कांग्रेस का खुला विरोध करने लगती है। ब्रिटिश अधिकारी वर्ग ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को प्रेरणा दी कि वे कांग्रेस के प्रचार का प्रतिरोध करने के लिए एक संगठित भारतीय देशभक्त मंडल यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन करें। तो आप देख रहे हैं, इतनी राजभक्ति दिखा रहे हैं ये लोग, इतने उदार और नरम रूप से सरकार के सामने अपनी छोटी छोटी मांगे रख रहे हैं, उसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारी वर्ग कांग्रेस की आलोचना करने के लिए नए संगठन बनाने को प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा कि यह एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो ब्रिटिश अधिकारी वर्ग हैं वो कांग्रेस की कठोर आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हम तो ऑल इंडियन स्टेटस है हमारा, तो अखिल भारतीय स्वरूप है हमारा, तो लेकिन वास्तव में ये जो कांग्रेस है वो तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। इतनी छोटी संख्या है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसके अलावा और कांग्रेस की मांगों को उन्होंने अज्ञात में छलांग जंप इनटू द अननोन की संज्ञा दी कि फालतू की मांगे करते रहते हैं जिनके कोई सर पैर नहीं है। 1890 में सरकारी सेवकों को कांग्रेस में शामिल होने की आज्ञा नहीं रही। लॉर्ड कर्जन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और कर्जन की महत्वाकांक्षाओं में एक यह था कि वह इसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सके। तो आप देखें कि भारतीय राष्ट्रवाद का प्रथम चरण उदारवाद कितना ही उदारवादी था, लेकिन इसकी तरफ ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान भी गया और कांग्रेस की बढ़ती हुई गतिविधियों से वे लोग थोड़ा डरने भी लगे। यही तो कारण है कि वो सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा को कह रहे हैं कि भैया आप ऐसा संगठन बनाओ जो कि कांग्रेस की नीतियों का आलोचना करे, उसका प्रतिरोध करे। इसीलिए तो वायसराय जैसे लोगों को कांग्रेस पर टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं। पहले लॉर्ड डफरिन कह रहे हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, फिर कर्जन पुरजोर आवाज़ में कह रहे हैं कि कांग्रेस तो थोड़े दिनों में ख़त्म होने वाली है और मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसकी शांति में मृत्यु में सहायक बनूं। तो राष्ट्रवाद के प्रारंभिक उदय काल में
उदारवादी राष्ट्रवादियों ने संपूर्ण देश में राष्ट्रवाद के बीजों को गहरे से बो दिया। जैसा कि प्रख्यात आधुनिक इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं, 1885 से 1905 तक का काल भारतीय राष्ट्रवाद में बीज बोने का समय था और आरंभिक काल के राष्ट्रवादियों ने ये बीज गहरे और अच्छे ढंग से बोए। The period from 1858 to 1905 was the seed time of Indian nationalism, and the early nationalists sowed the seed well and deep. अपने राष्ट्रवाद को अनुनय, चिलचिली भावुकता और गुजरती हुई भावनाओं पर आधारित न करके अथवा स्वतंत्रता के अमूर्त अधिकारों या प्राचीन परंपराओं के नाम की सुधार विरोधी दुहाई न देकर उन्होंने आधुनिक साम्राज्यवाद और अंग्रेजी सरकार और भारतीय लोगों के हितों के आपसी विरोधाभास के गोरख धंधे के कठोर और मर्मभेदी विश्लेषण द्वारा दृढ़ रूप से स्थापित कर दिया। भाई वो 1885 में स्वतंत्रता की मांग करना बेवकूफ़ी होता, एब्स्ट्रैक्ट बात थी, एक अमूर्त बात थी। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश राज की पोल खोलने की कोशिश की ताकि जनता को भली भांति समझ में आए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उनको क्या नुकसान हुए हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने जो ये पोल खोली उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक साझा राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम बना लिया जिससे लोग बंटने के स्थान पर संयुक्त हो गए। भारत को एक करना सबसे इम्पोर्टेंट था। इसलिए अंततः हम कह सकते हैं कि अपनी असफलताओं के होते हुए भी आरंभिक राष्ट्रवादियों यानी कि उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बहुत दृढ़ रखी ताकि उस पर यह आंदोलन अग्रसर हो सके। इसलिए ये लोग आधुनिक भारत के निर्माताओं में उत्तम स्थान के अधिकारी हैं। उम्मीद करती हूँ उदारवादियों की भूमिका और उनके मूल्यांकन को आपने भली भांति समझा होगा। इस विषय पर टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे कि उदारवादियों के साधनों पर टिप्पणी कीजिए, उदारवादियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद का उदारवादी चरण इस विषय पर निबंध लिखने के लिए आपसे कहा जाता है और 500 शब्दों में आपसे यह उत्तर मांगा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। इसी दृष्टि से आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए। होपफुली यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उग्रवादियों के उदय और राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकल पॉलिटिक्स पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।